नमस्कार। मैं दर्शन शर्मा कोलकाता से। हिंदी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम और डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा दीदी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती पर मैं आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष मंत्र कहानी की समीक्षा लेकर आई हूँ। प्रेमचंद जी नाम बहुत प्रसिद्ध है, सभी पूरी दुनिया जानती है, इनकी गूंज है। जैसे हमारी हिंदी की गूंज पूरे विश्व में है, ऐसे ही प्रेमचंद जी की गूंज पूरे विश्व में है। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म लमही नामक ग्राम में वाराणसी में हुआ था। वे स्वयं कहते हैं मैं समाज का झंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। सचमुच उनकी हर कहानी हम लोगों की ही कहानी लगती है। हम लोग ही जो है किरदार के रूप में नजर आते हैं। हर घर की कहानी लगती है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी समीक्षा आप लोगों के प्रस्तुत पेश कर रही हूँ। हिंदी के कालजयी उपन्यासकार प्रेमचंद का कथा साहित्य में व्यापक महत्व रखता है। उनकी चिर परिचित सुबोध सरल किंतु चुटीली शैली ने हिंदी कहानियों को नए आयाम देते हुए उन्हें न केवल पुख्ता नींव प्रदान की बल्कि एक ऐसी अवधारणा का सूत्रपात किया जिससे हटकर हिंदी कहानियों की कल्पना भी बेमानी लगती है। उनकी कहानियों में आम भारतीय जनमानस की तस्वीर उभर कर सामने आती है। उनके दर्द को अभिव्यक्ति देने में प्रेमचंद पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। मंत्र एक ऐसी कहानी है जो मर्मस्पर्शी है, दिल को छू जाती है। प्रेमचंद जी ने बहुत कुशलता के साथ बूढ़े भगत के अंतर्मन में छिपे विचारों को दिखाना चाहा है। वे एक सज्जन व्यक्ति है, बहुत गरीब है, लेकिन मन में कोई बदले की भावना नहीं रखता। उसका 7वां बेटा डॉक्टर चड्ढा के इलाज न करने पर मर जाता है, लेकिन जब समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को बूढ़े भगत की आवश्यकता पड़ती है। यही नियति का नियम है। हम आज यदि किसी को दुत्कार देते हैं तो कल को हमें उसी की आवश्यकता पड़ती है। कहानी में एक घटना दूसरी घटना के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए पाठक की रुचि को बनाए रखती है। डॉक्टर चड्ढा कहानी के मेन पात्र हैं तथा संपन्न घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनका प्रत्येक कार्य समय अनुसार होता है। 50 की अवस्था होने पर भी चुस्त हैं। उनकी 2 संतानें, एक बेटी तथा एक बेटा कैलाश है। कैलाश की 20वीं सालगिरह बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। कैलाश बहुत सरल स्वभाव का तथा जिंदा दिल नवयुवक है। सांपों पर व्याख्यान देता था। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इन्हीं पर हजारों रुपए फूंक चुका था। सालगिरह के दिन उसकी सहपाठनी मृणालिनी उससे सांपों को दिखाने की जिद करती है। घर में आए मेहमान भी मृणाली का साथ देते हैं। कैलाश कहता है किसी और दिन दिखाऊंगा, लेकिन मृणाली जिद पकड़ लेती है। कैलाश सबको सांपों के दरबे में ले जाता है और एक एक सांप खोल कर दिखाता है, नचा कर दिखाता है, गले में डाल कर दिखाता है। आगंतुक मित्र आश्चर्यचकित थे। एक ने कहा दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाकर दांत सबको दिखाने लगा। सांप की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कभी उसका यह व्यवहार नहीं देखा था। उसे भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है। वह अपनी आत्मरक्षा में तैयार हो गया और उस काले गेहुअन ने क्रोध में पागल होकर कैलाश की उंगली पर काट डाला। उंगली से टप टप खून टपकने लगा। वे स्वयं कमरे की ओर दौड़ा। उंगली का डसा भाग
डॉक्टर चड्ढा उंगली का 10वां भाग नश्तर से काट डालना चाहते थे, लेकिन उसने स्वयं ही जड़ी बूटी रगड़ कर लगाई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और मुख की कांति विहीन हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, नाड़ी का कहीं पता न था, सब और मातम छा गया, सभी रोने चिल्लाने लगे। मृणालिनी, उसकी सहपाठिनी, कैलाश की माँ तथा डॉक्टर चड्ढा का बुरा हाल हो गया। एक सज्जन झाड़ फूंक वाले को बुला लाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ हरा भरा मैदान था वहाँ सुनहरी चांदनी थी, लेकिन अब हास्य की ध्वनि करुण क्रंदन में बदल चुकी थी। ईश्वर की लीला का कुछ पता नहीं कब क्या होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें अपनी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कोई जो आपके पास, आपके दरवाजे पर आपकी सहायता के लिए, आपसे सहायता के लिए आया है, उम्मीद लेकर कुछ आता है, कोई जो भी आता है, तो उसकी हमें जितना संभव हो सके हेल्प कर देनी चाहिए। ये कहानी का संदेश है। आगे पढ़ते हैं। कहानी का अगला भाग बूढ़े भगत की चेतना को दर्शाता है। लेखक ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। इस कहानी को आप बुक में से पढ़िएगा जरूर, मैंने तो छोटी सी समीक्षा की है। प्रत्येक इंसान के अंदर छिपी भावनाओं को व्यक्त करना चाहा है। जब हम किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं तो हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है। हम सोचते हैं कि समय आने पर मैं इससे बदला जरूर लूँगा, लेकिन हमारा अंतर्मन हमें बदला लेने से मना करता है। ऐसा ही बूढ़े भगत के साथ हुआ। वह तथा उसकी पत्नी छोटे से घर में, झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी में निर्वाह कर रहे थे। एक व्यक्ति बूढ़े को डॉक्टर चड्ढा के घर चलने के लिए बुलाने के लिए आता है, लेकिन बूढ़ा भक्त जाने से साफ मना कर देता है और कहता है, बेटे का गम क्या होता है यह अब वह समझेगा। वह इट मीन्स डॉक्टर चड्ढा। बूढ़ा इस स्थिति से गुजर चुका है। इलाज ना मिलने पर उसका 7वां बेटा मर चुका था। डॉक्टर चड्ढा ने उसकी मदद नहीं की थी। अब वह बदले की भावना से जाने से इनकार कर रहा है। भगत के लिए, लेखक ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, भगत के लिए जिंदगी में पहला अवसर था। वह सांप की खबर पाकर नहीं दौड़ा। लेन देन का विचार वह कभी नहीं करता था, लालची नहीं था। कोई भी मौसम हो वह दौड़ा चला जाता था, लेकिन उसे डॉक्टर चड्ढा पर नाराजगी थी कि उसने उसके दुख में उसका साथ नहीं दिया था। गोल्फ खेलने जा रहा था, उसने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो नहीं, उसको बच्चे को, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे तो वो रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बेटे को देख लो, बहुत बीमार है, लेकिन उन्होंने उसे समय नहीं दिया। बूढ़ा और बुढ़िया सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन ना जाने क्यों बूढ़ा सो नहीं पा रहा था। उसका मन डॉक्टर चड्ढा के लड़के के लिए तड़पने लगा और वह चुपके से घर से बाहर आ गया। रात का दूसरा पहर था। चौकीदार ने बताया, वहाँ बहुत भीड़ है। भगत का मन धक धक करने लगा। गलत गलत आशंकाएं आने लगी। वह जोर जोर से लाठी टेकता हुआ चला ताकि समय पर पहुंच जाए। उसके मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन था। अचानक चलते चलते हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। वह सोचने लगा, चड्ढा का लड़का मरे या जिए मेरी बला से। बार बार अपने विचारों को बदलता हुआ चला जा रहा है। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वह इन सब बातों का निचोड़ निकालता हुआ वह आगे बड़ा जाकर देखता क्या है कि कैसे, वो सोच रहा है कि कैसे सब गम में डूबे होंगे। वह जल्दी जल्दी उनके घर की ओर चला। जाकर उसने कैलाश की नाड़ी देखी और प्रसन्नता से बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप पानी लेकर आइए। बूढ़ा भगत यहाँ अपने असली रूप में था। मानवता जीत रही थी।
उसकी सज्जनता सामने आ रही थी, वह मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि उसको सांप के जहर को छुड़ाने के मंत्र मालूम थे, तो वो मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में सूर्य नारायण ने दर्शन दिए और उसी के साथ कैलाश ने भी आंखें खोली। सभी खुश हो गए और बूढ़ा भगत चुपचाप वहां से चला गया। कैलाश होश में आ गया। डॉक्टर चड्ढा को जब वो एंटर किया था तभी पहचान गए थे उसको। डॉक्टर चड्ढा को अपनी भूल का एहसास आज हो रहा था। वह अमीर गरीब में कितना फर्क करते थे, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो गया। बूढ़ा भगत उनके सामने एक आदर्श के रूप में सामने आया और वह बोले, अपनी पत्नी से बोले, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। वो जानते थे कि वो कोई फीस नहीं लेगा। लेखक बताना चाहते हैं कि किसी किसी समय हम बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं। बूढ़ा भगत ऐसे ही फ्री में इलाज करके चला गया, ठीक है। उसको गिल्टी बहुत फील हुई। डॉक्टर चड्ढा को याद भी आ गया कि जो हम लोग गलती करते हैं ना, तो हमारे माइंड में रहती हैं। ये हम ह्यूमन बींग्स की ये आदत है हम लोगों का कि गलतियां हमें हमेशा याद रह जाती। तो वही डॉक्टर चड्ढा को याद थी। लेखक बताना चाहते हैं कि किसी किसी समय हम बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा इंसान बाद में अपनी गलतियों का प्रायश्चित जरूर करता है। हमारी चेतना हमें पल पल दिखाती रहती है। दोस्तों, ये मंत्र कहानी है। इसमें यही संदेश है कि आप किसी भी पोस्ट पर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जो भी कितने बड़े ऊंचे ओहदे पर आप विराजमान हैं, लेकिन अपनी जो मानवता है हमारी, हम किसी का उपकार कर सके, भगवान ने शायद हमें इसीलिए बनाया है। तो हम अपने उस बात को ना भूलें कि हम लोग जो है इनकी सहायता कर सकते हैं। तो संभव हो तो हम जरूर छोटी छोटी सहायता जो है हम मदद कर सकते हैं, जिससे किसी का कितना भला होगा ये तो वही जानता है। तो नमस्कार, प्रेमचंद जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज का झंडा लेकर चलने वाले कलम के सिपाही को शत शत नमन, शत शत नमन। मैं दर्शना शर्मा, कोलकाता से।